मेरा नाम अनुराग है और जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे मैंने सालों तक खुद से भी छुपाए रखा। ये क्या है? धात का एक टुकड़ा मेरे पुराने गंदे से भालू के अंदर। ये छूते ही मेरे हाथ कांप रहे थे और सीना ऐसे जकड़ गया था जैसे सांस वहीं अटक गई हो। मैंने उस बेजान खिलौने का पेट चाक किया और उसे चीर दिया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे हैरान कर देने वाला राज कैद है। तभी सूरज की किरणें एक सुनहरे लॉकेट से टकराईं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कांपते हुए नाखूनों से मैंने वो लॉकेट खोला। अंदर मौजूद तस्वीर देखते ही मेरे हलक से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन आवाज वहीं दबकर रह गई। ये चेहरा, ये रौबदार पर्सनैलिटी, मेरा दिमाग सुन हो गया। ये सब क्या था? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? मैंने अपना बचपन एक ऐसी इमारत में संभाला था जिसकी ऊंची दीवारें मेरी पूरी दुनिया थी, जिसे लोग अनाथ आश्रम कहते थे, पर मेरे लिए वो एक कैद खाना जैसा था, जहां हम जैसे कई लवारिस बच्चे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ पर कब आया था या मुझे कौन छोड़ कर गया था। मेरी याददाश्त में सिर्फ उस वार्डन का चेहरा ही था, जिस पर कभी कभी नकली प्यार नजर आता था, पर ज्यादातर वहां पर सिर्फ थकावट होती। इस अनाथ आश्रम के दरो दीवार ने मेरे बचपन की मासूमियत को बहुत पहले ही निगल लिया था। हम सब बच्चे एक दूसरे को भाई कहते थे, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता तो किसी से था ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने आपस में दर्द का रिश्ता ही बना लिया था। इस अनाथ आश्रम की जिंदगी एक अजीब गरीब रूटीन पर थी। सुबह को उठना, लाइन में लगकर नाश्ता करना, स्कूल जाना और फिर वापस आकर उन्हीं दीवारों में कैद हो जाना। यहाँ पर रहने वाला हर बच्चा एक अनकही कहानी था। हम रातों को जब अपनी अपनी चारपाई पर लेटते तो अक्सर हल्की आवाज में बातें करते। मेरे साथ वाली चारपाई पर मेरा दोस्त आर्य होता था। एक रात को उसने मुझसे पूछा था कि अनुराग, तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारे माँ बाप कौन होंगे और तुम यहाँ कैसे आए? तो मैं छत पर घूमते हुए पंखे को घूरते हुए उसे जवाब देता कि हाँ, कभी कभी सोचता हूँ आर्या, पर मुझे ये ख्याल आता है कि अगर वो लोग जिंदा होते तो क्या मुझे यहाँ पर छोड़ कर जाते? मेरा ख्याल है कि शायद वो मर चुके हैं, या शायद वो इतने गरीब होंगे कि मुझे पाल ही नहीं सकते थे, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी बात सुनकर आर्या ने एक ठंडी आह भरी और बोला, फिर मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा अमीर थे, लेकिन शायद किसी हादसे में मर गए हैं। मैं अक्सर सपने में एक गाड़ी देखता हूँ और आग देखता हूँ, फिर घबराकर आँख खुल जाती है। ये सिर्फ आर्या की परेशानी नहीं थी, यहाँ हर बच्चे का यही हाल था। हम सब टूटी हुई उम्मीदों के सहारे जी रहे थे। मैं अक्सर शीशे में अपना चेहरा देखता और सोचता कि मेरी आंखें किससे मिलती हैं, मेरा माथा, मेरे होठ किसके जैसे हैं। क्या मेरी माँ भी इसी तरह से उदास होती होगी, या वो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में खुश है? ये सारे सवाल मेरे अंदर कांटों की तरह चुभते थे। यहाँ अनाथ आश्रम में मुझे कभी खुलकर मुस्कुराने का मौका नहीं मिला। ये हंसी भी एक जुर्म लगती थी। वार्डन की सख्त निगाहें हम पर हर वक्त एहसास दिलाती थी कि हम इस सोसाइटी पर एक बोझ है, जिसको सरकारी फंड के जरिए पाला जा रहा है। इसी तरह वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता ही जा रहा और मैं उन सवालों और कमियों के साथ बड़ा होता चला गया। वार्डन की डांट, कभी कभी मिलने वाली सजा और दूसरे स्टाफ की नफरत भरी निगाहें, ये सब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके थे। मुझे याद है कि एक बार मैंने गलती से वार्डन के कमरे में रखा हुआ एक गुलदस्ता तोड़ दिया था और वार्डन ने मुझे बहुत बुरी तरह एक डंडे से मारा था। फिर चिल्लाते हुए कहा था कि तुम जैसे लवारिसों को तमीज सिखाना भी भैंस के आगे बीन बजाने की तरह ही है। तुम्हारे खून में ही ये खराबी है। वो बातें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। तब मैं छोटा था और समझ नहीं पाया था कि खून में खराबी है, इसका क्या मतलब है। पर अब जब मैं अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, तो मुझे इन सब बातों की कड़वाहट महसूस होती थी। ये सिर्फ डांट नहीं थी, बल्कि ये हमारे वजूद की बेइज्जती थी। अनाथ आश्रम का एक अटल कानून था, जिसको हम सब जानते थे, पर इसका सामना करने से डरते थे। वो कानून ये था कि जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का होगा, उसको अनाथ आश्रम की चार दीवारी छोड़नी होगी। वहां पर सिर्फ 18 साल तक हमारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उसके बाद हमें इस भेड़ियों से भरी दुनिया में खुद अपना रास्ता बनाना था। और बदकिस्मती से आज वो दिन आ गया था जब मैं 18 साल का हो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली, तब मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज मेरा जन्मदिन था,
पर यहाँ पर केक नहीं कटते थे, बल्कि यहाँ जिंदगियाँ कटती थी। आज का दिन मेरी आज़ादी का दिन नहीं था, बल्कि ये मेरे यहाँ से बेदखल होने का दिन था। नाश्ते की मेज़ पर आर्य ने मेरी तरफ उदास नज़रों से देखा। आज तुम जा रहे हो अनुराग? मैंने मुश्किल से कहा कि हाँ आर्य, आज वार्डन ने मुझे बुलाया है। मेरा वक्त यहाँ पर पूरा हो गया। तुम कहाँ पर जाओगे? बाहर तो दुनिया बहुत जालिम है। सुना है कि लोगों को कच्चा चबा जाती है। आर्य की आवाज़ में डर था। ये डर हम सबके लिए आम था। हमने सारी जिंदगी इन दीवारों के पीछे ही गुजारी थी। हमें बाहर की दुनिया का कोई तजुर्बा ही नहीं था। मैंने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करी। फिक्र नहीं करो आर्य, मेरे हाथ पांव अभी मेरे साथ हैं। मेहनत मजदूरी कर लूंगा। वैसे भी कब तक यहाँ की बेइज्जती से भरी जिंदगी बर्दाश्त करता। शायद बाहर की दुनिया यहाँ से ज्यादा बेहतर हो, मगर मेरा दिल जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था। मुझे अपने बहन भाइयों से अलग होने का दुख था। ये वो बच्चे थे जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन और बुरे साल भी गुजारे थे। हम एक जगह पर पले बड़े थे, एक जगह खेले कूदे, एक दूसरे के आंसू साफ किए। आज अचानक से मुझे इन सब से काट कर फेंका जा रहा था। नाश्ते के बाद वार्डन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं भारी कदमों के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ और वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए फाइल में मगन थे। मुझे देखकर उन्होंने चश्मा नाक पर टिका लिया और एक सपाट लहजे में बोले कि आओ अनुराग, बैठ जाओ। मैं कुर्सी के किनारे पर बैठ गया था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तुम जानते हो कि आज तुम 18 साल के हो गए हो? जी सर, मैं जानता हूँ, मैंने सर झुकाकर जवाब दिया था। वार्डन ने एक फाइल बंद करी और दराज से एक लिफाफा निकालकर मेज के ऊपर रख दिया। अब तुम इस आश्रम में और नहीं रह सकते हो। तुम्हारी जगह अब किसी और अनाथ बच्चे को मिलेगी जिसको जरूरत है। ये तुम्हारे लिए कुछ रकम भी है ताकि तुम अपनी शुरुआत के कुछ दिन गुजार सको। और हाँ, तुम्हारा पुराना सामान स्टोर रूम से निकलवाकर तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया गया है। मैंने वो लिफाफा उठाया। ये कुछ 1000 रुपए मेरी पूरी दुनिया की कीमत थी। सर, क्या मैं कुछ दिन और नहीं रह सकता जब तक मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता? मैंने एक आखिरी कोशिश की तो वार्डन के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। नहीं अनुराग, ये कोई होटल नहीं है, ये सरकारी आश्रम है। यहाँ पर जज्बात नहीं, रूल्स चलते हैं। तुम्हें आज शाम तक ही जगह खाली करनी होगी। अब जाओ और अपनी पैकिंग करो। उनका व्यवहार इतना ज्यादा रिवायती और अजीब था कि मुझे लगा कि जैसे सालों का रिश्ता पल भर में टूट गया है। उस इंसान ने मुझे बचपन से देखा था, पर आज उसकी आंखों में मेरे लिए जरा सी भी फिक्र नहीं थी। मैं चुपचाप उठ गया और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर एक पुराना सा थैला पड़ा हुआ था। ये वो थैला था जो मेरे साथ उस दिन से आया था, जिस दिन मैं इस अनाथ आश्रम में दाखिल हुआ था। तभी से वार्डन ने उसको संभाल कर रखा हुआ था और आज उसको वापस करके मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर मैंने कांपते हुए हाथों से उस थैले की जिप खोली। उसके अंदर से पुराने कपड़ों की एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उस थैले में मेरा वो खिलौना भी मौजूद था जो बचपन से मैं अपने साथ रखता था। क्रीम रंग का भालू। एक क्रीम रंग का भालू जिसकी एक आंख निकल चुकी थी और जगह जगह से रुई भी बाहर छनक रही थी। इस खिलौने से मुझे एक अजीब गरीब सा लगाव था। हर मार, हर भूख, हर अकेलेपन में एक यही था जो मेरे साथ था। जब मैं छोटा था और रात को डरकर उठ जाता था, तो इसी भालू को मैं अपने सीने से लगाकर सोता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये बेजान सा खिलौना मेरा ही परिवार हो। मुझे इससे बहुत अपनापन था। पता नहीं इसमें ऐसा क्या था, जब से मैंने होश संभाला ये मेरे साथ ही होता था। इसको अपनी बाहों में समेटकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हर दुख दर्द मैंने उसके साथ शेयर किया हो। मैं अपने सामान की एक एक चीज निकालकर देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं रोना नहीं चाहता था। मैं कमजोर नहीं बनना चाहता था। आर्य और दूसरे बच्चे दरवाजे पर ही खड़े हुए मुझे खामोशी से देख रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर आकर मुझे तसल्ली दे सके, क्योंकि वो सब जानते थे कि कल को उनकी बारी भी आने वाली है। फिर मैंने उस भालू को थैले में से निकाल लिया। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसके पेट की सिलाई उधड़ रही थी और उसके अंदर से पुरानी रुई निकलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि जाने से पहले उसकी सिलाई ही कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में शायद मुझे सुई धागा भी नसीब नहीं होगा। ये मेरा आखिरी साथी था और मैं इसको इस टूटी हुई सी हालत में अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। शाम तक मुझे यहाँ से जाना था और दिल में अजीब सा डर भी जाग रहा था। मैंने आर्य की तरफ देखा। आर्या, क्या तुम्हारे पास सुई धागा है?
आर्य ने सर हाँ में हिलाया और भागकर अपनी अलमारी से एक छोटी सी किट लेकर आया। ये लो अनुराग, पर तुम क्या इसको भी अपने साथ लेकर जाओगे? ये तो बिल्कुल कचरा बन गया है। मैंने उस भालू को प्यार से थपथपाया। नहीं आर्या, ये कचरा नहीं है, ये तो मेरा गुजरा हुआ वक्त है। मेरे पास इसके सिवा और है ही क्या? शायद मेरे माँ बाप ने मुझे ये दिया हो जब मैं छोटा सा था। एक यही आखिरी निशानी है जो मुझे उनसे जोड़ती है। मैंने सुई में धागा डाला और भालू के पेट की उधड़ी हुई सिलाई को सीने की कोशिश करने लगा और टांके लगाने शुरू कर दिए। मैंने कपड़ों को थोड़ा सा खींचा ताकि दोनों सिरे आपस में मिल जाएं, मगर वो कपड़ा इतना ज्यादा पुराना और कमजोर सा हो गया था कि मेरे खींचते ही वो और ज्यादा फट गया। चर की आवाज के साथ भालू का पेट एक तरफ से पूरा खुल गया। अरे नहीं! मेरे मुंह से एकदम से निकला। ये वो पल था जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, मगर मुझे अभी उसका अंदाजा ही नहीं था। आर्य मेरे पास आया। ये तो बहुत खराब हो गया है, लाओ मैं इसे ठीक कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मैंने परेशान होकर कहा। मेरा दिल पहले ही बहुत भारी हो रहा था और अब इस खिलौने का टूटना भी मेरे दिल को कांपने पर मजबूर कर गया। मैंने गुस्से और बेबसी के हालात में अपनी उंगलियां उसके पेट के अंदर डाल दी ताकि रुई को बराबर कर सकूं। अचानक से मेरी उंगलियों से कोई सख्त और ठंडी चीज टकराई। ये रुई नहीं थी। मैं चौंक गया। मैंने दोबारा से टटोला। वहां पर सच में कुछ मौजूद था, कुछ धात जैसा। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ वो चीज बाहर निकाली। आर्य की आंखें भी हैरत से फैल गई थी। अरे अनुराग, ये क्या है? मेरे हाथ में एक छोटा सा सुनहरी रंग का लॉकेट था जिस पर मेल की तह जमी हुई थी, मगर उसके बावजूद उसकी चमक हल्की नहीं पड़ी थी। ये दिल की शक्ल का लॉकेट था। मैं देखते ही हैरान रह गया। इतने सालों से एक खिलौना मेरे पास था, इसको सीने से लगाकर खेलता रहा था, पर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ भी है। ये तो सोने का लग रहा है, आर्या ने हल्की आवाज में कहा और अपनी कमीज से उस लॉकेट को साफ किया। उसके ऊपर बहुत अच्छे से फूल के डिजाइन बने हुए थे। मेरे हाथों में कपकपाहट शुरू हो गई। पता नहीं क्यों उस लॉकेट को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत ही अपना मुझे पुकार रहा हो। इस लॉकेट में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। खोलो इसको, अनुराग, देखो इसके अंदर क्या है? आर्य ने बड़ी बेताबी से कहा और मैंने भी कांपते हुए हाथों से उस लॉकेट को खोलने की कोशिश कर दी। वो जंग से लदा हुआ नहीं था, बल्कि बहुत आसानी से खुल गया। जैसे ही वो खुला तो मेरी नज़र सामने मौजूद छोटी छोटी तस्वीर के ऊपर जम गई। दिल की एक साइड पर एक मर्द की और एक साइड पर एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर बहुत छोटी थी, पर चेहरे साफ पहचान में आ रहे थे। मर्द का चेहरा रौबदार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी होशियारी और सख्ती थी, और औरत का चेहरा इतना ज्यादा मासूम और खूबसूरत था कि मेरी पलकें झपकना ही भूल गईं। क्या ये मेरे मम्मी पापा हैं? मेरे दिल ने फौरन से सवाल किया था। अगर ये मेरे मम्मी पापा थे तो उनकी तस्वीर खिलौने के अंदर क्यों छुपाई गई थी? और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी जो इन तस्वीरों के पीछे छुपी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो मर्द की तस्वीर के पीछे एक बारीक सा कागज रखा हुआ था। मैंने चींटी की तरह ध्यान से उस कागज को निकाला और उसको सीधा किया। उसके ऊपर इंग्लिश में एक एड्रेस लिखा हुआ था, डिप्टी कमिश्नर हाउस, नियर पार्क। मैंने वो शब्द बार बार पढ़े। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। डिप्टी कमिश्नर हाउस का एड्रेस, पर इसका मेरे खिलौने से क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या ये एड्रेस उस इंसान का है जिसकी तस्वीर लॉकेट के अंदर है, या फिर ये वो जगह है जहां पर से एक खिलौना खरीदा गया था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। आर्य ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि अनुराग, ये तो किसी बड़े ऑफिसर का एड्रेस लगता है। तुम्हें वार्डन से पूछना चाहिए, शायद वो कुछ जानते हों। तुम ठीक कहते हो। मैं फौरन से उठकर खड़ा हो गया। मेरा गुस्सा, मेरा दुख, सब कुछ अब बेचैनी में बदल गया था। मैंने वो लॉकेट और कागज मुट्ठी में दबा लिया और भागता हुआ दोबारा से वार्डन के ऑफिस की तरफ गया। मैं बिना इजाजत के अंदर दाखिल हो गया। वार्डन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ है अनुराग? तुम अभी तक गए नहीं हो? मैं कह चुका हूं ना कि अब तुम्हारे लिए सनात आश्रम में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे यहाँ ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मेरी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और वो लॉकेट उस मेज पर रख दिया। ये सिर्फ एक सवाल है, मेरा ये खिलौना मुझे किसने लाकर दिया था? ये लॉकेट मेरे खिलौने से निकला है। आप जानते हैं कि ये कौन लोग हैं? वार्डन ने लॉकेट को उठाया और उसको गौर से देखा। उसके माथे पर शिकन उभर गई थी
उसने तस्वीरों को देखा और फिर मुझे उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत और डर दिखाई दिया। डर का साया लहरा गया था, पर वो फौरन से संभल गया। मैं नहीं जानता, पर जब तुम इस अनाथ आश्रम में आए थे, तो ये खिलौना जबी से तुम्हारे साथ था। बस यही लिखा हुआ है तुम्हारे रिकॉर्ड में भी। और हमें लवारिस बच्चों के साथ मिलने वाली चीज़ों की गहराइयों से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये बेकार की चीज़ लेकर यहाँ से जाओ। बिना वजह मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसका लहजा सख्त था, पर मैंने नोट किया कि उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने वो लॉकेट मुझे वापस किया। ये बात सुनते ही मेरा दिल एक अजीब से ख्यालों में खो गया था। वार्डन मुझसे कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं बोल रही थी जो उसके दिल में थी, लेकिन अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मेरा रास्ता मिल गया था। ये एड्रेस मेरी मंजिल था। मैंने खामोशी से लॉकेट को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। मैंने अपना थैला कंधे के ऊपर रखा और वार्डन के कमरे से निकल गया। गेट पर आर्या और बाकी लड़के भी खड़े हुए थे। मैंने आर्या को गले से लगाया और कहा कि आर्या, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं वापस आऊँगा। मुझे कुछ पता करना है, बहुत ज़रूरी बात। वो बोला कि अनुराग, तुम अपना ख्याल रखना। आर्य की आंखों में आंसू थे। मैंने अनाथ आश्रम के गेट से बाहर कदम रखा। मेरे पीछे वो दुनिया थी जहाँ पर मैंने अपने 18 साल गुजारे थे, और मेरे आगे वो दुनिया थी जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। पर अब मेरे पास एक मकसद था। वो एड्रेस मेरी जेब में आग की तरह दहक रहा था। फिर मैंने एक रिक्शा वाले को रोका और उस एड्रेस के बारे में बताया, तो रिक्शा वाले ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी गौर से देखा। मेरे कपड़े पुराने थे और जूते घिसे हुए थे, पर मेरी आंखों में एक चमक थी। ठीक है, बैठ जाओ। इतना कहते ही मैं बैठ गया कि रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दी। फिर जब रिक्शा चला तो ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नहीं जानता था कि वहां पर जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है, पर एक बात तय थी कि मैं अब सच जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगा। वो तस्वीर, वो एड्रेस और वार्डन का घबराया हुआ लहजा, ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी कहानी के टुकड़े थे, और मुझे इन सब टुकड़ों को जोड़ना था और कहानी समझनी थी। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सा रौब और दबदबा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और घने पेड़ ऐसे खड़े हुए थे कि जैसे पहरेदार हों, और उन पेड़ों के पीछे आलीशान कोठी अपनी चार दीवारी में बंद थी। मैंने अपनी जेब में मौजूद लॉकेट को सख्ती से मुट्ठी में दबा लिया। मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए थे, पर यह गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि उस डर की वजह से था जो इस अनजान मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मेरी रगों में तैर रहे थे। रिक्शा वाले ने एक बहुत बड़े गेट के सामने आकर ब्रेक लगाया और बोला कि उतर जाओ भाई, यही है वो एड्रेस जो तुमने मुझे बताया था। रिक्शा वाले ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में हमदर्दी और हैरत का मिला जुला एहसास था। फिर मैंने कपकपाते हुए हाथों से उसको किराया दिया और नीचे उतर गया। मेरे जूते सड़क पर जम से गए थे। सामने मौजूद गेट के बराबर में पीतल की एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी सूखी हुई जुबान होठों के ऊपर फेरते हुए पढ़ा, डिप्टी कमिश्नर हाउस। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। डिप्टी कमिश्नर ये शहर का सबसे ताकतवर इंसान होता है। मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं तो एक अनाथ आश्रम का पला बड़ा मामूली सा लड़का हूँ, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है। क्या वो तस्वीर वाला आदमी सच में इस घर का मालिक है, या शायद ये कोई गलत फहमी है? इसी तरह के हजारों सवाल दिमाग में रेंगने लगे थे। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और अपने पुराने थैले को कंधे के ऊपर ठीक करते हुए गेट की तरफ कदम बढ़ा दिया। गेट के साथ बने हुए एक छोटे से केबिन से एक वर्दी पहने हुए गार्ड बाहर निकला। उसके हाथ में एक पिस्टल थी और चेहरे पर सख्ती। रुक जाओ, कहाँ चले आ रहे हो यहाँ? गार्ड की आवाज़ गरजदार थी। एकदम से मैं वहीं पर रुक गया। मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे साहब से मिलना है। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा हल्की थी कि शायद मुझे खुद भी सुनाई नहीं दी होगी। गार्ड ने नफरत से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मेरे गंदे कपड़े, घिसे हुए जूते और कंधे पर लटका हुआ पुराना सा थैला। उसकी नज़रों में मेरी बेइज्जती हो रही थी। साहब से मिलना है? तुम्हारी शक्ल देखी है तुमने शीशे में? अरे ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ पर तुम भीख मांगने आ रहे हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ, यहाँ से चलते हुए दिखाई दो। हाथों के इशारे से मुझे मक्खी की तरह उड़ाने की कोशिश करी। उसके लिए मौजूद नफरत मेरे दिल को कांपने पर मजबूर कर गई। अनाथ आश्रम में वार्डन की डांट में भी शायद इतनी बेइज्जती नहीं होती थी जितनी उस गार्ड की नज़रों ने मुझे बातें सुनाई। प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलने दो। मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ।
मेरे पास कुछ है, कुछ बहुत ज़रूरी है जो मुझे साहब को दिखाना है। मैंने मिन्नतों भरे लहजे में कहा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। गार्ड ने फौरन से अपने पिस्टल का रुख मेरी तरफ कर लिया। पीछे हटो, मैंने कहा ना कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। साहब शहर के कमिश्नर हैं, वो तुम जैसे सड़क छाप लोगों से नहीं मिलते। अगर दोबारा से गेट के पास आने की भी कोशिश करी तो मैं गोली मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं समझ गया था कि उनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। ये अमीरों की दुनिया है और यहाँ पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती जब तक उसके पास ताकत नहीं हो। फिर मैंने अपना सर झुका लिया और सड़क के दूसरी तरफ जाकर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया था और भूख मेरे पेट में मरोड़े उठा रही थी, पर मैं यहाँ से हिल नहीं सकता था। वो लॉकेट मेरी जेब में किसी अंगारे की तरह दहक रहा था। मैंने सोचा कि चाहे रात हो जाए, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक वो इंसान बाहर नहीं आ जाता। मेरा हलक कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर मेरी नजरें उस बंद गेट के ऊपर ही जमी हुई थी। कई गाड़ी वहां से गुजरी, पर कोई उस गेट के अंदर नहीं गई। मैं मायूस होने लगा था। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही इंतजार करने में गुजर जाएगी? क्या सच में मेरा कोई नहीं है? लेकिन तभी अचानक से सड़क के सिरे पर किसी की आवाज गूंजी। मैं चौंक कर उठकर खड़ा हुआ। दो पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ रही थी और उनके बीच एक काले रंग की चमकीली सरकारी गाड़ी भी थी। ये वही प्रोटोकॉल था जो मैं अक्सर सड़कों पर देखता था और सोचता था कि इन गाड़ियों में बैठने वाले लोग कौन होते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये जरूर वही इंसान है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आई और मैं सड़क के किनारे पर आकर खड़ा हुआ। जैसे ही गाड़ियां करीब आईं तो गेट खुला और गार्ड ने सैल्यूट मारा। पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई और जैसे ही बीच वाली काली गाड़ी गेट के अंदर मुड़ने लगी, मैं दीवानों की तरह उसकी तरफ भागा। रुकिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया था और गार्ड ने मुझे देख लिया तो वो तेजी से मेरी तरफ आया। अरे पकड़ो इसको! इससे पहले कि मैं गाड़ी तक पहुंच पाता, एक दूसरे गार्ड ने भी मुझे पीछे से दबोच लिया। उसकी गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। छोड़ो मुझे, मुझे साहब से मिलना है। मैं मछली की तरह तड़प रहा था, पर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। गाड़ी के ड्राइवर ने शायद शोर सुनकर ब्रेक लगा दी। काली गाड़ी गेट के बिल्कुल बीच में पहुंचकर रुक गई। पिछली साइड का शीशा धीरे से नीचे सरका। गार्ड ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जल्दी से गाड़ी की तरफ भाग कर गया। उनसे बोला, सर, ये लड़का सुबह से यहाँ पर मंडरा रहा है, पागल लगता है, गाड़ी के आगे आ गया था। माफी चाहता हूँ सर। तभी मैंने गिरते गिरते खुद को संभाला और नजर उठाकर गाड़ी की तरफ देखा। शीशे के पीछे से झांकता हुआ वो चेहरा वही चेहरा था, बिल्कुल वही जो मेरे लॉकेट में मौजूद था। वही आंखें, वही माथा, वही होठ, बस बालों में थोड़ी सी सफेदी उतर आई थी और चेहरे पर वक्त की झुर्रियां। पर ये वही इंसान था। मैंने जमीन पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरी आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि उस वक्त शायद पत्थर भी पिघल जाता। उस आदमी ने अपने चश्मे को ठीक किया और मेरी तरफ गौर से देखा। उसकी नजर मेरे चेहरे के ऊपर ही जम गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे वक्त रुक सा गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और पहचान का साया लहराया था, जैसे वो अपने दिमाग के किसी कोने में कुछ तलाश रहा हो। उसको मेरे पास आने दो, साहब ने गार्ड को हुक्म दिया था। पर यह खतरनाक हो सकता है सर। मैंने कहा ना, उसको आने दो। साहब की आवाज अब सख्त हो गई थी। गार्ड फौरन से पीछे हट गया और मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ उठ गया। मेरे घुटनों से खून बह रहा था, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, मगर मुझे किसी दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की के पास पहुंच गया। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब था। जी बेटे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उस आदमी ने बहुत नरमी से पूछा था। उस लहजे में वही प्यार था जो मैंने शायद पूरी जिंदगी में नहीं पाया। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला तो उस लम्हे गार्ड एकदम से चौकन्ना हो गए, जैसे मैं कोई हथियार निकालने वाला हूं। पर मैंने मुट्ठी में दबाया हुआ वो सुनहरा लॉकेट बाहर निकाला और उसको खोलकर उनके सामने कर दिया। साहब, ये मुझे मेरे पुराने खिलौने से मिला है, इसमें आप हैं। मैंने मुश्किल से ये बात पूरी करी, तभी डिप्टी कमिश्नर ने वो लॉकेट मेरे हाथ से ले लिया। जैसे ही उनकी नज़र उसकी खुली हुई तस्वीर पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उनके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे और एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकल आए। वो अब मेरे बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। उनका कद ऊंचा था और मेरी आंखों में झांक रहे थे। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उनकी आवाज़ रोने हार हो गई थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो।
ये मेरे भालू के अंदर सिला हुआ था। मैं अनाथ आश्रम में पला हुआ हूँ। सर, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, लेकिन ये तस्वीर में अभी मैं बोल ही रहा था कि उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बड़ा ऑफिसर मेरे सामने बच्चे की तरह रो रहा था। अनुराग, उन्होंने हिचकियों के बीच एक नाम लिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अनाथ आश्रम में मुझे इसी नाम से पुकारा जाता था, मगर इस अजनबी को मेरा नाम कैसे पता चला था? उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने एकदम से मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ये गले मिलना किसी ऑफिसर का किसी भिखारी से गले मिलना नहीं था। ये एक बाप का अपने खोए हुए बेटे से मिलना था। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जैसे वो डर रहे हों कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं दोबारा से गायब हो जाऊंगा। उनके महंगे सूट पर मेरे मेले कपड़ों की मिट्टी लग रही थी, पर उनको कोई परवाह नहीं थी। गाड़ी में बैठी हुई औरत, जो शायद दूसरी तरफ थी, बाहर निकल कर आई। क्या हुआ है कैलाश? आप रो क्यों रहे हैं? और ये लड़का कौन है? उनकी आवाज में घबराहट थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुझे अपने सीने से अलग किया, लेकिन मेरे कंधों पर हाथ जमाए हुए रखे। उन्होंने नम आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर कांपती हुई आवाज में बोले कि वैशाली, देखो ये कौन है? ये हमारा अनुराग है। ये हमारा बेटा जिंदा है। उनके चेहरे पर एक साथ हजारों एहसास भर आए थे। सदमा, इनकार, उम्मीद और फिर यकीन। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थी और वो ऐसे देख रही थी कि जैसे उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा हो। अनुराग, मेरा बच्चा। उनके होठ फड़फड़ाए और अगले ही पल वो वहीं पर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान आ गया था, पर उस वक्त मेरे दिल में एक सुकून उतर रहा था। वो कमी जो 18 साल से मेरे अंदर थी, वो अब भर गई, पर एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। अगर ये मेरे माँ बाप हैं और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं 18 साल तक अनाथ आश्रम में क्यों सड़ता रहा? डिप्टी कमिश्नर ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बेटा, हमने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर अब तुम हमारे सामने हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अंदर चलो घर में अपने, अंदर चलो घर में, अपने घर पर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उस आलीशान से घर के अंदर लेकर जाने लगे, जिस गेट पर कुछ लम्हे पहले मुझे धुतकार दिया गया था। गार्ड सर झुकाए हुए खड़े थे और मैं एक अनाथ लड़का अपने बाप का हाथ पकड़ते हुए अपनी असली जगह। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये घर जिसके अंदर गुजरा हुआ वक्त है, जब सब राज कैद हैं जिनकी कीमत मैंने अपने बचपन से चुकाई थी। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया, पर मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मैं सोफे पे बैठने से झिझक रहा था। मेरे कपड़े गंदे थे और मेरा वजूद उस माहौल में एक बड़ी चीज की तरह ही महसूस हो रहा था। बैठ जाओ बेटा, मिस्टर कैलाश ने नरमी से कहा। उनकी आवाज में रौब था। मैं फिर सोफे के किनारे पर बैठ गया। उसके गद्दे ने मुझे अपने अंदर समा लिया। मेरे सामने शीशे की मेज पर कई तरह के फल रखे हुए थे। ये देखकर मुझे अनाथ आश्रम की याद आ गई। मेरे पेट में एक मरोड़ उठने लगी। एक नौकर सफेद ड्रेस पहने ट्रे लेकर आया, जिसमें पानी के ग्लास भी रखे हुए थे। उसने मुझे नफरत से देखा। शायद उसको अभी तक समझ नहीं आया था कि ये भिखारी जैसा लड़का साहब के ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है, पर उसने खामोशी से ट्रे मेरे सामने कर दी। मैंने भी पानी का ग्लास उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे और पानी छलक कर मेरे पजामे के ऊपर गिर गया। उस नौकर ने मुंह बनाया। तुम जा सकते हो, और देखो मालकिन के लिए जूस लेकर आओ। कैलाश साहब ने अपने नौकर को इशारा किया तो नौकर सर झुकाकर वहां से चला गया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी। सिर्फ एसी की सनसनाहट और उसमें दबी हुई मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थी, जिसे शायद पहली बार मैं देख रहा था। वैशाली जी मेरे पास आई और मेरे साथ वाले सोफे के ऊपर बैठ गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। उनका एहसास बहुत नरम था, इतना नरम था, और मैं तो सख्ती का आदी था, नरमी का नहीं। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। उनकी आंखों में ममता का समुंदर था, पर मैं उस समुंदर में डूबने के लिए अभी तैयार नहीं था। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बस यही काफी है। मेरा लहजा सपाट और सख्त था। वैशाली जी का चेहरा उतर गया। मैंने ग्लास मेज के ऊपर पटकाने वाले अंदाज में रखा। आवाज गूंज गई तो दोनों चौंक गए। अब बताएंगे आप लोग कि ये सब क्या तमाशा है? आप लोग इतने अमीर हैं, इतने ताकतवर हैं, फिर मैं 18 साल तक एक नर्क में क्यों सड़ता रहा हूँ? क्या मैं कोई नाजायज औलाद था कि जिसको छुपाना जरूरी था? मेरे ये शब्द कील की तरह चुभ रहे थे। कैलाश साहब तड़प कर उठ गए। आंखों में बेहद दुख था। खबरदार अनुराग,
अपनी जुबान को लगाम दो। तुम हमारी जायज़ और इकलौती औलाद हो। तुम हमारे प्यार की निशानी हो। ऐसा मत कहो। प्यार? कैसा प्यार? मैं भी खड़ा हो गया। भला ये कैसा प्यार है जो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम की दहलीज पर फेंक कर भूल जाता है? मैंने वहां पर ऐसे दिन देखे हैं जो आपके कुत्ते भी नहीं गुजारते होंगे। फटे हुए कपड़े पहने हैं। मैंने ठंड में सुकड़ते हुए रातें गुजारी हैं। और आप लोग यहाँ पर इस महल में आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं अपना कंट्रोल खो रहा था। सालों का गुब्बार अब लावे की तरह फूट रहा था। कैलाश साहब भी खड़े हो गए। वो पास आए और मेरे कंधे को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैंने झटक दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे वार्डन के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया? क्या मैं मनहूस था? क्या मेरे पैदा होने से आपकी शान में कोई कमी आ रही थी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम नहीं जानते कि हम किन हालातों से गुजरे हैं। कैलाश साहब की आवाज रोनेहार हो गई। अरे तो बताइए ना, कौन से हालात से गुजरे हैं आप? आप तो इतने बड़े डिप्टी कमिश्नर हैं। ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने आपको अपने ही खून से ये करने पर मजबूर कर दिया? मैं चीख रहा था। मेरा गला दुखने लगा। वैशाली जी उठ गईं और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। ऊपर वाले के लिए अनुराग, अपने बाप से ऐसी बातें मत करो। ये भी तो इतने ही दुखी है जितना कि मैं हूँ। हमने एक एक रात कैसे जाग कर गुजारी है हम ही जानते हैं। हर साल तुम्हारे बर्थडे पर रोते रहे। हम मजबूर थे, बहुत ज्यादा मजबूर। बस करिए, मजबूरी का नाम मत लीजिए। कि मजबूरी तो गरीबों की होती है कि वो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकता। पर अमीर और ताकतवर की कोई भी मजबूरी नहीं होती, उसकी सिर्फ ख्वाहिश होती है। आप लोगों ने अपनी खुशियों के लिए मेरी कुर्बानी कर दी। कमरे का माहौल बहुत ज्यादा भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई धमाका हो जाएगा। कैलाश साहब ने गहरी सांस ली और अपनी टाई की गांठ ढीली करी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ठीक कहते हो अनुराग, मैं ताकतवर था, मैं अमीर भी था, लेकिन मैं बेवकूफ़ भी था। अपनी बेवकूफ़ी का कन्फेस करना, ये शब्द किसी बम की तरह गिरे। एक बाप का अपने बेटे के सामने अपनी बेवकूफ़ी का कन्फेस करना आसान नहीं होता। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। तो क्या आप किसी से डर गए थे? बेटा, यही तो वो बात है जो मैं तुम्हें बताने की हिम्मत जमा कर रहा हूँ। वो वापस से सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। अनुराग, जब तुम पैदा हुए थे तुम एक बहुत सख्त और ईमानदार ऑफिसर समझा जाता था। मेरा खून गर्म था और मुझे लगता था कि मैं अकेला इस पूरे सिस्टम को बदल दूंगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों से टक्कर ले ली थी जो कानून से भी ऊपर समझे जाते थे। मैं खामोशी से उनकी सब बातें सुन रहा था। मेरे गुस्से की जगह अब सवाल और बेचैनी ने ले ली थी। मैंने समझा था कि मैं उनका मुकाबला कर लूंगा, पर मैं भूल गया कि मेरा एक परिवार भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। तो आपने मुझे बचाने के लिए मुझे खुद से दूर कर दिया। मैंने उनसे पूछा, ये कैसा बचाव है कि आपने मुझे अनाथ बना दिया? क्या मौत अनाथ आश्रम की जिंदगी से ज्यादा बुरी थी? कम से कम मैं आप लोगों की गोद में तो मरता। तुम नहीं समझोगे अनुराग। मौत देखने की तकलीफ, पर औलाद की मौत का दुख सारी जिंदगी काटता है। उनकी आवाज में दर्द की तेजी थी। हमें धमकियां मिल रही थी कि वो लोग सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहते थे, वो मेरी नस्ल खत्म करना चाहते थे। वो तुम्हें तड़पाकर मारना चाहते थे ताकि मैं टूट जाऊं। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हें दुनिया की नजरों से गायब करना था। मुझे तुम्हें दुनिया की नजरों से गायब करना था। तो आपने मुझे अनाथ आश्रम में छुपा दिया। मैंने नकाबिले यकीन अंदाज में कहा था। उन्होंने अपना सर झुका लिया। मैंने एक ऐसे अनाथ आश्रम को चुना जो शहर से दूर था और जहाँ का रिकॉर्ड इतना खराब था कि कोई वहाँ पर छानबीन भी करने का सोच नहीं सकता। वार्डन को मैंने भारी रकम दी थी ताकि वो तुम्हारी पहचान, तुम्हारे नाम से मेरा नाम हटा दे, और मैं हर महीने उसको पैसे भिजवाता था। लेकिन मैंने उसको सख्ती से ये भी मना किया था कि वो तुम्हें कभी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे। अगर तुम वहां पर अलग नजर आते तो किसी को भी शक हो सकता था। तुम्हारा मामूली बनकर रहना ही तुम्हारी सेफ्टी का निशान था। वो सब तकलीफ, वो भूख, वो सख्तियाँ, वो सब एक प्लान का हिस्सा थी। मेरा बाप मुझे पैसे भेजता था, लेकिन वो पैसे वार्डन अपनी जेब में डाल लेता था और मुझे फटे कपड़े पहनाता ताकि मैं गरीब लगूं। भला ये कैसा इंसाफ था? और आप 18 साल तक खामोश रहे। क्या वो दुश्मन 18 साल तक आपके पीछे ही लगे रहे? मैंने कड़वे लहजे में पूछा। दुश्मन तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हम डर गए थे। वक्त गुजरता गया और डर हमारे दिल में बैठ गया। हमें लगा कि अगर हम तुम्हारे पास आएंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। हम अपनी बेवकूफ़ी के कैदी बन गए थे। मैंने नफरत से उस आलीशान कमरे को देखा।
ये सब झूठ था। ये सब अपनी जान बचाने के बहाने थे। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। मैंने फैसले भरे अंदाज में कहा, आप लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम के नर्क में झोंक दिया और आप यहाँ पर आराम से रह सके। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं मानता। अनुराग रुको, विशाली जी चीखने लगी। मैं दरवाजे तक बढ़ा ही था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊं। मुझे वो गंदगी भरा हुआ अनाथ आश्रम इस महल से ज्यादा बेहतर लग रहा था। वहां पर कम से कम सच्चाई तो थी कि कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो सब झूठ था। मैं अभी अपने सामने मैं अब कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। आप लोगों के लिए मैं 18 साल पहले ही मर गया था। आज उसको ही हकीकत समझ लीजिए। दरवाजे का हैंडल पकड़कर मैं जा रहा था, तभी पीछे से कदमों की आवाज आई और कैलाश साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोले, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पहले छोड़ दिया था, वो गलती दोबारा से नहीं करूंगा। तुम सच जानना चाहते हो, पूरी हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो। फिर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर वापस खींच दिया और आंखों में एक अजीब डर दिखने लगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। और उन्होंने ऐसा क्या किया था? कमिश्नर को भी अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा था जिसने मेरे कदम रोक दिए। उस वक्त वैशाली जी रोते हुए बोली कि नहीं कैलाश, ये मत बताइए, ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसको सुनने दो। वैशाली, कैलाश साहब दहाड़ने लगे। इसने इस सच की कीमत चुकाई है, अब इसको ये जानने का भी हक है। और कमरे के कोने में मौजूद एक बड़ी सी सैफ की तरफ गए। उन्होंने कांपते हाथों से पासवर्ड मिलाया और सैफ का दरवाजा खोला तो उन्होंने अंदर से कुछ पुरानी और धूल से लगी हुई फाइलें निकाली और उन्होंने वो फाइल मेरे सामने लाकर मेज पर पटक दी। ये है वो वजह जिसके लिए तुम अनाथ हुए थे। ये है वो गंदगी जिसको हम साफ करने के लिए आगे बढ़े थे और खुद उसमें ही धंस गए। मैंने एक फाइल उठाई, मोटा कवर किनारों से घिसा हुआ, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो, जिसमें लाल स्याही से लिखा था ऑपरेशन क्लेंस। मेरी उंगलियां उस शब्द पर रुक गईं। क्लेंस यानी सफाई। तो क्या मैं भी किसी सफाई का हिस्सा था? मैंने पहली फाइल खोली। अंदर अखबारों की कतरनें भी थीं। हत्या, गुमशुदगी, आत्महत्याएं। हर खबर के नीचे पेंसिल से एक ही निशान बना था और कुछ नाम भी थे। वही नाम जो आज आम तौर पर सबसे बड़े कारोबारियों, नेताओं और अफसरों में गिने जाते हैं। मेरी सांसें तेज होने लगी। ये लोग? मैंने फाइल से नजर उठाकर पूछा। ये सब जिंदा हैं, टीवी पर आते हैं, रेस्पेक्ट पाते हैं। कैलाश साहब की आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि इन्हें कभी सजा मिली ही नहीं बेटा। उन्होंने दूसरी फाइल मेरी तरफ खिसकाई। ये वो केस है जिनमें पक्के सबूत थे, लेकिन हर बार ऊपर से आदेश आ जाता था फाइल बंद करने का। उसके बाद मैंने एक पन्ना पलटा। उस पर एक फोटो लगी थी, एक औरत, गोद में बच्चा और नीचे लिखा था गवाह की डेथ संगीन हालातों में हुई। ये देखकर मेरा गला सूख गया। जब तुम पैदा हुए थे, कैलाश साहब बोले, उसी साल मुझे पहली बार साफ साफ समझ आ गया था कि सिस्टम सड़ा हुआ है और मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, इन लोगों को उजागर करूंगा। विशाली जी की सिसकियां तेज हो गई। हमने आपको कितनी बार रोका कैलाश, आपने नहीं सुना, क्योंकि अगर मैं रुक जाता, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो हर उस बच्चे का कसूरवार होता जो इस गंदगी की वजह से अनाथ हुआ था। मैंने फाइल बंद कर दी और अब मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, अब वो सुन्न हो चुके थे। तो मुझे अनाथ इसलिए बनाया गया, मैंने सपाट आवाज में कहा, क्योंकि आप ईमानदार बनना चाहते थे। कैलाश साहब चुप रहे और मैं हंसा। पहली बार उस कमरे में उस हंसी में खुशी नहीं थी। आप जानते हैं सर, मैंने धीरे से कहा, अनाथ आश्रम में एक बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। दुनिया में सबसे सस्ता शब्द मकसद होता है। हर जालिम अपने मकसद के नाम पर किसी न किसी बच्चे को कुचल देता है। मैं खड़ा हो गया, इस बार गुस्से में नहीं, थकान में। आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने उनकी आंखों में देखा। आपने मुझे कुर्बान किया। कमरे में फिर वो भारी खामोशी उतर आई, लेकिन इस बार वो खामोशी किसी धमाके से पहले वाली नहीं थी। वो किसी फैसले से पहले की खामोशी थी। मैंने आखिरी बार उन दोनों को देखा। अब सवाल ये नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सवाल ये है कि अब जब सच्चाई मेरे सामने है, तो आप मुझे फिर से अकेला छोड़ेंगे या इस बार मेरे साथ खड़े होंगे? कैलाश साहब की आंखों में वही पुरानी आग लौट आई, लेकिन इस बार उसमें डर भी था। अगर तुम इस रास्ते पर चले, अनुराग, उन्होंने रोनिहार आवाज में कहा, तो वापसी नहीं होगी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी जिंदगी में वापसी कभी थी ही नहीं सर, मैंने बिना पीछे देखे कहा। अब सिर्फ हिसाब बाकी है। फिर दरवाजा बंद हुआ और उसी पल मेरे अंदर का अनाथ लड़का बड़ा होना शुरू हुआ। मैं उस रात घर से निकल तो गया था, लेकिन मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बहुत दूर जा पाता,
क्योंकि जिस गुस्से के सहारे मैं अंदर से टूटा हुआ था, वो अब धीरे-धीरे थकान में बदल रहा था और सड़क का वही अंधेरा मुझे किसी अजनबी जगह की तरह नहीं, बल्कि अपने पुराने अकेलेपन की तरह लग रहा था। इसीलिए मैं उसी गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया, जहाँ कुछ देर पहले तक मुझे बेइज्जत करके गिराया गया था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ बदन में नहीं होता, वो आदमी को अंदर से भी बैठा देता है। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब गेट खुलने की हल्की सी आवाज़ आई और किसी के कदम मेरी तरफ बढ़े, तो दिल ने पहचान लिया कि ये कोई गार्ड या ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि उस चाल में हुक्म नहीं था, बल्कि डर और उम्मीद का मिला-जुला बोझ था। और फिर जब मेरे कानों में मेरा नाम पड़ा, अनुराग, तो उस एक शब्द ने मेरे अंदर कहीं बहुत गहरे दबे हुए जख्म को छू लिया, क्योंकि ये वही नाम था जिसे मैंने जिंदगी भर सुना था, मगर कभी इस तरह नहीं, बिना सवाल, बिना शर्त और बिना हक जताए। वैशाली जी मेरे बिल्कुल पास जमीन पर बैठ गईं। उनके महंगे कपड़ों को धूल लग रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। और कुछ देर तक वो भी मेरी तरह खामोश रही, जैसे जानती हों कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं बल्कि साथ बैठकर समझा जाता है। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उन्होंने मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना भी मांगी है और सबसे ज्यादा डर भी जिया है, जिस पर मेरे होठों से एक कड़वी सी हंसी निकल गई। और उन्होंने रोने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि उन्हें पता है कि मुझे छूने का या मुझ पर हक जताने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मैं इजाजत दूं तो क्या वो बस मेरे पास बैठी रह सकती हैं। और मैं कुछ न कह सका, क्योंकि उस वक्त मेरे पास उन्हें मना करने की भी ताकत नहीं थी। और शायद यही वो पहला पल था जब एक टूटा हुआ बेटा और एक पछतावे से भरी माँ बिना किसी समझौते के, बिना किसी वादे के, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी को सहन करना सीख रहे थे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की खामोशी बोझ नहीं रही थी, बल्कि वो एक ऐसा ठहराव बन चुकी थी जिसमें पहली बार किसी ने मुझसे कुछ छीनने की कोशिश नहीं की थी। और उसी पल मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे जानता हो कि ये गलत कदम सब कुछ फिर से तोड़ सकता है। और जब मैंने हल्का सा गर्दन घुमाकर देखा, तो कैलाश साहब कुछ दूरी पर खड़े थे, सीधे नहीं बल्कि थोड़ा झुककर, जैसे वर्दी नहीं बल्कि उम्र और पछतावा उनके कंधों पर भारी हो। और उनकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जिसके डर से मैं बड़ा हुआ था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो पहली बार अपने बेटे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई सवाल पूछा, बस इतना कहा कि वो आज मुझे रोकेंगे नहीं और ना ही समझाने की जिद करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जिन रिश्तों को सालों तक जबरदस्ती से दबाया गया हो, उन्हें एक रात में जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर मैं चाहूं तो वो हर दिन यहीं इसी गेट के पास खड़े होकर मेरा इंतजार करेंगे, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बाप के पास अब पछतावे के अलावा देने को और कुछ नहीं बचा था। मैंने दोनों को देखा और पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी थकान ने मुझे जकड़ लिया, क्योंकि लड़ते लड़ते इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वो किससे नहीं बल्कि क्यों लड़ रहा है। और मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अभी उनके साथ उस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि जिन दीवारों ने मुझे एक पल पहले तक ठुकराया था, उनके बीच जाकर बैठने के लिए मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ या सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। वैशाली जी ने मेरी तरफ देखते हुए बहुत हल्के से सर हिलाया, जैसे इस इनकार को भी स्वीकार कर लिया हो। और उसी पल मुझे ये समझ आया कि रिश्ता वापस लौटकर नहीं आता, बल्कि उसको रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है, भरोसे की ईंटों से, इंतजार की मिट्टी से और उन सवालों से जिनके जवाब शायद तुरंत न मिले। और जब मैं वहां से आगे बढ़ा, तो पहली बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, किसी उम्मीद या मोह के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ, कि अब मेरा अतीत मुझसे भाग नहीं रहा था और मेरा भविष्य मुझसे डर नहीं रहा। अगले दिन सुबह जब मैं उस गेट के बाहर खड़ा हुआ, तो पहले की तरह कोई हलचल नहीं थी। सारा मोहल्ला जैसे अभी भी अपनी नींद में था। अब मुझे ये समझ आ गया था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो सिर्फ अतीत की यादें नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों की परतें थीं जिन्हें धीरे धीरे खोलना और फिर जोड़ना था। मैंने गेट की तरफ देखा और कैलाश साहब वहीं पर खड़े थे, पर आज उनकी चाल में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उनकी आंखों में थकान, पछतावा और एक अनदेखी मजबूरी भी झलक रही थी, जैसे वो खुद भी समझ चुके हों कि अब किसी को जोर जबरदस्ती से जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इंतजार करके धीरे धीरे हौसले और इज्जत के साथ वो रिश्ते साथ होते हैं। और इसी एहसास के साथ मैंने ठानी कि अब मैं उनके साथ घर में कदम रखूंगा, लेकिन अपने तरीके से, अपने समय पर, ताकि जो भी जुड़ाव बने
वो मजबूरी या डर से ना बने, बल्कि भरोसे और समझ से बने। मैंने धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ना शुरू किया और हर कदम के साथ मेरे अंदर की पुरानी थकान और गुस्सा धीरे धीरे एक नई तरह की उम्मीद में बदल रहे थे। ये कोई अचानक का मेल मिलाप नहीं था, बल्कि एक लंबी दर्द भरी शुरुआत थी, जिसमें माँ बाप के रूप में वो दोनों मुझे खोए हुए बेटे की तरह स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं भी बिना किसी दबाव के अपने पुराने अतीत और नए रिश्तों के बीच संतुलन बनाना सीख रहा था। और जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, तो किलास साहब ने पीछे से चुपके से मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी हल्की सी पकड़ ने मुझे महसूस कराया कि रिश्ते अब सिर्फ शब्दों या एहसान पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और चुपचाप की गई कोशिशों पर बनेंगे। विशाली जी ने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ और मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए वहां मौजूद हैं, बिना कोई दखल के, बस साथ में। और मैंने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इतने साल क्यों नहीं आए, इतनी दूर क्यों रखा, ये बात मुझे झंझोड़ती है। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं दिया, बस इतना कहा कि कभी-कभी डर इतनी चीज़ों को रोक देता है कि हम वही करते हैं जो सही लगता है। मैंने धीरे से सर हिलाया। अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब-सा संतुलन था, जैसे अब मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन किसी दोष के साथ नहीं, बल्कि ये समझते हुए कि उनके फैसले भी इंसानी थे। उस दिन की सुबह हम तीनों चुपचाप बैठे रहे, ना कोई बहस, ना कुछ, सिर्फ एक नई शुरुआत थी कि छोटी-छोटी किरणें जो धीरे-धीरे हमारे रिश्ते में उतर रही थी। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि रिश्ते टूटना आसान होता है, लेकिन उन्हें जोड़ना और बनाए रखना बहुत मेहनत मांगता है। कभी-कभी लोग अपनी ज़रूरतों, डर या मजबूरी की वजह से गलत फैसले लेते हैं। जैसे अनुराग के माँ-बाप ने अपने बेटे को अनाथ आश्रम में भेज दिया। उस समय उन्होंने ऐसा किया ताकि उनका बेटा सुरक्षित रहे, लेकिन इसके लिए उन्होंने उसकी खुशियों और बचपन की कीमत चुकाई। ये दिखाता है कि इंसान के फैसले हमेशा ठीक नहीं होते और कभी-कभी अच्छे इरादे भी दूसरों के लिए दुख का कारण बन सकते हैं। ये कहानी ये भी बताती है कि भरोसा और हौसला रिश्तों की सबसे बड़ी नींव है। अनुराग अपने माँ-बाप से अचानक नहीं मिला। उन्होंने धीरे-धीरे, छोटे-छोटे कदमों और मौन में प्यार महसूस किया। यही दिखाता है कि रिश्तों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि समय, समझ और इज्जत के साथ जोड़ा जाता है। एक रिश्ते में गुस्सा, डर और तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि दोनों तरफ से दिल से कोशिश हो, तो टूटे हुए रिश्ते भी धीरे-धीरे जुड़ सकते हैं। एक और बात यह है कि सच्चा प्यार हमेशा दिखावे या बड़े शब्दों में नहीं होता। वो छोटे-छोटे ख्याल, चुपचाप की गई मदद और साथ में होना, वही असली प्यार है। माँ-बाप ने सालों तक अपने बेटे को दूर रखा, लेकिन उनकी ममता और चिंता हमेशा उसके साथ थी और धीरे-धीरे अनुराग ने इसे महसूस भी किया। इसलिए कहानी का संदेश ये है कि रिश्तों को समझने और उन्हें संभालने में पेशेंस और छोटे-छोटे एफर्ट सबसे अहम होते हैं। गुस्सा, नाराज़गी या समय की दूरी रिश्तों को ख़त्म नहीं करती। अगर प्यार और विश्वास दोनों मौजूद हों, तो ये सभी रिश्ते को और मज़बूत बनाते हैं और लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।